आज हम भारत की कृषि क्रांतियों यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास बीपीएससी परीक्षा के लिहाज से तैयार किए गए कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन सभी क्रांतियों को खासतौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू करके एक एक कर साफ और सरल तरीके से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर रुकना जरूरी है कि इन क्रांतियों की जरूरत ही क्यों पड़ी। सही बात है। क्यों? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। आप सोचिए, भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। लेकिन इस आबादी को पालने के लिए हमारे पास संसाधन कितने हैं? दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीनी हिस्सा, 4% पानी, सिर्फ 4%? जी, और 15% पशुधन और सिर्फ 1.5% जंगल। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। मतलब कम संसाधनों में बहुत ज्यादा लोगों का पेट भरने की चुनौती, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये आजाद भारत के सामने सबसे बड़ा संकट था। और इसी संकट से जन्म हुआ हमारी पहली और सबसे मशहूर क्रांति का। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। ये शब्द तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ज्यादा गेहूं और काबल उगाना तो नहीं था। ये शब्द आया कहां से? ये शब्द 1968 में यूएसएआईडी के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, विलियम एस गॉड, उन्होंने दिया था। विलियम एस गॉड? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा नजरिया था। प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मतलब बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, बल्कि प्रति एकड़ उपज को कई गुना बढ़ाना था। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हुई 2 मुख्य फसलों से, गेहूं और चावल। और ये उत्पादकता बढ़ाने का जादू हुआ कैसे? मैं अंदाजा लगा सकता हूं। इसमें वो ज्यादा उपज देने वाले बीज यानी हाई हील्डिंग वैरायटी सीड्स तो जरूर होंगे। सही पकड़ा आपने। लेकिन सिर्फ बीज तो काफी नहीं होते होंगे। बिल्कुल नहीं। बीज इस पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा थे। लेकिन इन HYV बीजों को एक भूखे बच्चे की तरह समझिए, जिन्हें पारंपरिक बीजों से कहीं ज्यादा पोषण चाहिए था। अच्छा। यहीं पर दूसरा घटक आता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक। इन्होंने मिट्टी को वो ताकत दी जिससे ये बीज अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ओके, तो HYV बीज और रासायनिक खाद, ये तो 2 हुए। तीसरा क्या था? क्योंकि फसल उगाना एक बात है, उसे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना दूसरी। एकदम सही पॉइंट। तीसरा और निर्णायक घटक था प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स यानी कीटनाशक। कीटनाशक? हाँ, इसने तैयार फसल को बर्बाद होने से बचाया। तो ये एक तिकड़ी थी, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। जब ये तीनों एक साथ आए, तब जाकर उत्पादन में वो जबरदस्त उछाल आया जिसे दुनिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने अनाज की समस्या तो हल कर दी, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र हमारे नोट्स में है, द वर्टिकल रेवोल्यूशन। ये क्या चीज है? नाम से तो लगता है जैसे खेती ऊपर की ओर जा रही हो। आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। वर्टिकल रेवोल्यूशन का लक्ष्य है मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब सरल भाषा में हमारी जमीन तो बढ़ नहीं सकती, खेत उतने ही हैं। तो सवाल ये था कि उसी 1 एकड़ जमीन से 1 साल के अंदर पहले से कहीं ज्यादा फसल कैसे निकाली जाए। समझ गया। मतलब एक ही खेत से मल्टी लेवल फार्मिंग की तरह ज्यादा पैदावार लेना। बिल्कुल। इसी को कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ, ना कि जमीन फैलाने वाली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और इसके तरीके क्या थे? इसके लिए 3 चीजों पर जोर दिया गया। पहला, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम्स, यानी एक ही साल में एक ही खेत पर कई फसलें उगाना। अच्छा। और तीसरा, इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी खेती का आधुनिक प्रबंधन। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ आलोचना भी तो हुई थी, जैसे जमीन की सेहत खराब होना, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। क्या इन समस्याओं का भी कोई हल सोचा गया? क्या बात है, आपने उस नस पर हाथ रखा है जहां से एक नए विचार का जन्म हुआ। यहीं पर MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। एवरग्रीन रेवोल्यूशन? जी, इसका मूल मंत्र था सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। स्वामीनाथन का कहना था कि उत्पादन बढ़ाना जरूरी है,
लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सही बात है। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहे, पानी बचा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी जमीन पर खेती कर सकें। यही ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 था, ज्यादा जिम्मेदार और टिकाऊ। सिखाया कि उस खाने को हमेशा के लिए कैसे उगाते रहें। बिल्कुल। अब अगर अनाज की समस्या हल हो गई तो जाहिर है ध्यान बाकी चीजों पर गया होगा। एक संतुलित पोषण के लिए सिर्फ रोटी चावल तो काफी नहीं है। नहीं है। हमें दूध, अंडे, फल, तेल भी चाहिए। यहीं से शायद भारत की कृषि कहानी में नए रंग जुड़ना शुरू हुए। बिल्कुल, आपने आगे की कहानी की जमीन तैयार कर दी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी थाली में अनाज तो रख दिया, लेकिन थाली अभी भी अधूरी थी। इस अधूरी थाली को भरने के लिए अलग अलग क्रांतियों का एक पूरा दौर शुरू हुआ, जिन्हें हम रंगों के नाम से जानते हैं। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये हिस्सा बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, दूध। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। हाँ, और इसका असर तो हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगुवाई में इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। अद्भुत। फिर जरूरत पड़ी प्रोटीन के दूसरे स्रोतों की। यहीं से आई ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति, जिसने मछली उत्पादन पर जोर दिया। और सिल्वर रेवोल्यूशन भी तो है। हाँ, सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत क्रांति, जिसने अंडा और पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ाया। तो दूध, मछली, अंडा, थाली धीरे धीरे भर रही थी। यहाँ दो और रंग हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पिंक और रेड, गुलाबी और लाल क्रांति। हाँ, और ये कंफ्यूजन एग्जाम में भारी पड़ सकता है। पिंक रेवोल्यूशन का मुख्य फोकस झींगा यानी प्रॉन के उत्पादन पर था, जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। लेकिन इसका एक और मतलब प्याज उत्पादन भी है। अच्छा, प्याज भी? जी। इसी तरह रेड रेवोल्यूशन का पहला मतलब है मांस उत्पादन, लेकिन दूसरा मतलब टमाटर उत्पादन भी है। तो पिंक मतलब प्रॉन और अनियन, और रेड मतलब मीट और टोमेटो। ये जोड़ी याद रखनी होगी। ठीक है, तो हमारी थाली में अनाज, दूध, अंडे, मांस, मछली आ गए, लेकिन खाना पकेगा किसमें? तेल तो चाहिए। बिल्कुल, और यही वो समस्या थी जिससे निपटने के लिए येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति की शुरुआत हुई। 80 के दशक में भारत खाने के तेल के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था, जिससे देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा था। इस क्रांति का मकसद था तिलहन, खासकर सरसों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना। अब फाइबर्स की बात करते हैं। यहाँ भी दो क्रांतियां हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर। हाँ, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन यानी सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है, जो कि पूर्वी भारत की जान है। और सिल्वर फाइबर? वहीं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन यानी रजत रेशा क्रांति कपास से जुड़ी है। यहाँ फिर से ध्यान देना है, सिर्फ सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे के लिए है और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कपास के लिए। ये छोटे छोटे फर्क ही रैंक तय करते हैं। अच्छा, एक क्रांति का नाम तो बड़ा मजेदार है, राउंड रेवोल्यूशन यानी गोल क्रांति। ये तो आलू ही होगा। हाँ, ये आलू उत्पादन से ही जुड़ी है। आलू आज भारत की सबसे जरूरी सब्जियों में से एक है और इसका श्रेय राउंड रेवोल्यूशन को जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आलमंड या बादामी रेवोल्यूशन मसालों के लिए, और एक खास जिक्र है प्रभानी क्रांति का। प्रभानी क्रांति? हाँ, जो भिंडी की एक खास किस्म से जुड़ी है। तो अब सब्जियां भी हो गई, अब आते हैं बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर पर। फल और शहद? यहाँ आती है गोल्डन रेवोल्यूशन। अच्छा। यानी स्वर्णिम क्रांति। अच्छा। इसका संबंध फल, खासकर सेब और शहद उत्पादन से है। ध्यान रहे, ये गोल्डन फाइबर से अलग है। बिल्कुल, वो जूट के लिए था। इसी से मिलती जुलती है स्वीट रेवोल्यूशन, जिसका सीधा फोकस मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग पर है, जो न सिर्फ शहद देता है बल्कि फसलों के परागण यानी पॉलिनेशन के लिए भी बेहद जरूरी है। सही कहा। और ऑरेंज रेवोल्यूशन तो नाम से ही साफ है, खट्टे फलों के लिए होगी। जी हाँ, सिट्रस फ्रूट्स के लिए। अब एक और जरूरी क्रांति है ब्राउन रेवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति। इसके क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। एक तो है फूड प्रोसेसिंग यानी खेती के उत्पादों को पैकेज्ड फूड में बदलना ताकि वो जल्दी खराब न हो, और दूसरा है लेदर यानी चमड़ा उत्पादन। वाह, मतलब वो बात सिर्फ उगाने की नहीं बल्कि उसे प्रोसेस करके उसकी वैल्यू बढ़ाने की भी हो रही है। और अंत में कुछ आधुनिक क्रांतियां भी हैं,
जैसे ग्रे रेवोल्यूशन यानी धूसर क्रांति। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन से है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन सफल हुई तो उसके पीछे उर्वरकों का बहुत बड़ा हाथ था, तो उनके उत्पादन को भी एक क्रांति का दर्जा दिया गया। इसके बाद है ब्लैक रेवोल्यूशन यानी काली क्रांति। इसका संबंध बायोफ्यूल या जट्रोफा उत्पादन से है। ये तो भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने की दिशा में कदम है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में है सैफरन रेवोल्यूशन यानी भगवा क्रांति, जिसका संबंध सोलर एनर्जी से है। सोलर एनर्जी खेती में? हाँ, इसका मकसद खेती में डीजल पंप की जगह सोलर पंप को बढ़ावा देना है। और आखिर में प्रोटीन रेवोल्यूशन, जिसका जिक्र दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि भारत में आज भी प्रोटीन की कमी एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। ये देखना वाकई कमाल है। कहानी खेत में गेहूं उगाने से शुरू हुई थी और अब सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल तक पहुंच गई है। कृषि का दायरा कितना बड़ा हो गया। सही कहा आपने। और इन सभी अलग अलग रंगों को जब हम एक साथ देखते हैं, हरा, सफेद, नीला, पीला, लाल, तो एक इंद्रधनुष बनता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रेनबो रेवोल्यूशन का। बिल्कुल, इंद्रधनुष क्रांति। तो ये इन सबका महासंगम है। हाँ, रेनबो रेवोल्यूशन कोई एक फसल या एक सेक्टर के बारे में नहीं है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका मानना है कि कृषि का विकास तभी होगा जब हर क्षेत्र का एक साथ विकास हो। अनाज, दूध, मछली, तेल, फल, ऊर्जा, सब कुछ। ये सब इस इंद्रधनुष के अलग अलग रंग हैं। और जब सारे रंग मिलते हैं तभी कृषि की पूरी और खूबसूरत तस्वीर बनती है। बहुत खूब। तो ये इन सभी क्रांतियों को एक माला में पिरोने जैसा है। दिए गए नोट्स में एक चीट शीट भी है जो मुझे लगता है कि परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए बनाई गई है। हाँ, वो क्विक रिवीजन के लिए ही है। उसमें हर क्रांति और उसका संबंध एक लाइन में दिया गया है, जैसे ग्रीन व्हीट इन राइस, व्हाइट मिल्क, ब्लू फिश। और जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, जैसे रेड के 2 मतलब, हाँ, मीट और टोमेटो, और पिंक के 2 मतलब, प्रॉन और अनियन, उन्हें भी साफ साफ लिखा गया है। और गोल्डन वर्सेस गोल्डन फाइबर और सिल्वर वर्सेस सिल्वर फाइबर का अंतर भी समझाया गया है। गोल्डन यानी फल और शहद, जबकि गोल्डन फाइबर यानी जूट, और सिल्वर मतलब अंडा या पोल्ट्री, और सिल्वर फाइबर मतलब कॉटन। ये चीट शीट वाकई बहुत काम की है। निश्चित रूप से। तो आज हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद से लेकर इन रंगीन क्रांतियों के विशाल स्पेक्ट्रम तक का सफर तय किया और समझा कि कैसे ये सब मिलकर रेनबो रेवोल्यूशन की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये तो साफ है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए एक लंबा और कामयाब सफर तय किया है। बिल्कुल। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और घटते संसाधनों जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी दिख सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई और ड्रोन, या फिर हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और पारंपरिक टिकाऊ तरीकों जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देंगे? या शायद इन दोनों का कोई मिला जुला रूप? शायद। भारत की खेती का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है।